नमस्कार, अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। 2 दिवसीय सम्मेलन में भूमि, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बुधवार को प्रधानमंत्री ने की विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया रूस आने का न्योता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। इंडो पैसिफिक, यूक्रेन संघर्ष, गाजा स्थिति, अफगानिस्तान और अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा। नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सैन्य कार्रवाई की चुनौतियों से जुड़े पहलुओं पर सैनिकों से की बातचीत। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकेगा कर्ज का लेन देन। आरबीआई ने जारी किए संबंधित दिशा निर्देश। और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले बदल गया अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम, अब कहलाएगा अयोध्या धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य फोकस है जीवन यापन में आसानी। सम्मेलन के दौरान भूमि, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा पर मुख्य तौर पर चर्चा की जाएगी। वहीं साइबर सुरक्षा, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, योजनाओं के युक्तिकरण और नए युग की प्रौद्योगिकियों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने त्रिपुरा और असम में सड़क निर्माण को लेकर फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अपग्रेडेशन न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, बल्कि खासकर आदिवासी और कृषि क्षेत्रों में व्यापार और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। दरअसल कैबिनेट ने खोवाई से हरिना तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी है। इस परियोजना के ऊपर 2,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस काम को 25 महीने में पूरा किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2024 के लिए खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। मिलिंग खोपरा के लिए 300 रुपए और बॉल खोपरा के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खोपरा के लिए बढ़े हुए एमएसपी को कैबिनेट की मंजूरी हमारे किसानों के लिए अधिक लाभ मार्जिन सुनिश्चित करती है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि ये महत्वपूर्ण कदम भारत के नारियल उत्पादकों को सशक्त बनाने और हमारे कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अपडेट एट 10 में अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर गांव तक पहुंच रहा है और गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारण से भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का
हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है। और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा, ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हैदराबाद दौरे की। उपराष्ट्रपति हैदराबाद में दिवंगत जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां भारत का प्रभाव और क्षमता हमारी सीमाओं के पार भी महसूस किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत आज तेज गति से विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि अमृतकाल के पारितंत्र में हैं। उपराष्ट्रपति ने भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायपालिका में बड़े सुधारों का भी जिक्र किया। As a Kisan Putra myself, I am inspired by Justice Reddy's efforts to alleviate rural struggles through his judgments. He gave a voice to those who were believed to be voiceless. He helped those who are the providers for Bharat, that is, our Kisans, our farmers. As Bharat approaches, friends, its centenary year, Bharat 2047, we must remember the ideals advocated and emphasized by Justice Reddy: service, justice, and compassion, as these must form the bedrock of an inclusive society and a vibrant democracy. As a matter of fact, these are a sense of our civilizational ethos. We must ever continue to believe in them and practice them. Friends, we are living in Amrit Kaal. The world is witnessing India's progress across domains, the outcomes of which are impacting the lives of 1/6 of humanity, that is our Bharat. This is our Gaurav Kaal. We are laying the firm foundations for a developed Bharat to reclaim the glory that had made ours the leading nation for many centuries. It is soothing to note that all three organs of the state, the judiciary, the executive, and the legislature, are performing commendably and catalyzing the unprecedented rise of Bharat. When I come to judiciary, the legal landscape of Bharat has been undergoing great affirmative change in recent months, which will have tremendous positive impact on its progress and on the welfare of 1/6 of humanity. During the past decade, significant strides have been made in the judicial system, emphasizing digitalization through the e-courts project and the National Judicial Data Grid. These have not only enhanced transparency and accessibility, but have resulted in reduction of pendency of cases. Major legal reforms initiated by judiciary included establishment of commercial courts, amendment to arbitration enactments, aiming for faster dispute resolution. अब बात छत्तीसगढ़ की। राज्य के रायगढ़ में 6 एकड़ में सर्व समाज के लिए बनाया गया वैवाहिक भवन बनकर तैयार है, जिसे बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकार्पण कर
जनता को समर्पित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अग्रोहा समाज के कामों की सराहना की, साथ ही उनके योगदान का जिक्र भी किया। अक्टूबर 2019 को इसकी नींव रखी गई थी। इसके ट्रस्टियों की संख्या 31 है। अग्रोहा धाम करीब 25 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 80 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे का निर्माण समाज के दानदाताओं के सहयोग से किया गया है। ये भवन जिले को प्रदेश में एक नई पहचान दिलाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय रूस की 5 दिनों की यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने डॉक्टर एस जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। इस दौरान पुतिन को भारतीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई चिट्ठी सौंपी। उन्होंने पुतिन को प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं भी दी। इस खत में प्रधानमंत्री ने हाल के सालों में दोनों देशों के बढ़ते सहयोग और प्रगति को लेकर खुशी जाहिर की है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुलाकात कर हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर अगले 4 वर्षों के लिए एक मसौदे पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और एलओसी पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने मौजूदा स्थिति के साथ साथ इस इलाके में आतंकवाद रोधी अभियानों का प्रत्यक्ष आकलन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री को वर्तमान सुरक्षा स्थिति, घुसपैठ रोधी ग्रिड और सैन्य अभियान के संचालन की तैयारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमीनी स्तर पर कमांडरों के साथ सैन्य कार्रवाई के समय सामने आने वाली चुनौतियों से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने सैन्य अभियान का संचालन करते समय पूरी तरह से पेशेवर रुख को अपनाने और उचित कार्रवाई करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने हालिया सैन्य मुठभेड़ में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी हैं। रक्षा मंत्री ने सैनिकों को आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है और राष्ट्र हमेशा भारत के सैनिकों की अद्वितीय वीरता और बलिदान का ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया ढांचे को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। ये हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है।
और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू और कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और लोगों को भड़काकर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिप्त हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृह मंत्रालय द्वारा 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया जा चुका है। अयोध्या नगरी का इंतजार अब बस समाप्त होने वाला है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां तैयार है। भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में होनी है। राम मंदिर निर्माण की सुंदर तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अपने आप में अद्भुत मंदिर है। भारतीय शिल्प स्थापत्य की एक अप्रतिम अलौकिक झांकी इस मंदिर में नजर आ रही है। नागर शैली में बने इस मंदिर में देश भर के विभिन्न मंदिर शैलियों का भी सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है। ये बेहतरीन नक्काशी का एक अद्भुत उदाहरण है। भगवान श्री राम के इस मंदिर को नए युग की तकनीकी सुविधाओं और सदियों पुरानी भारतीय परंपराओं का संयोजन माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या में नए एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या उल्लासमय हो चुकी है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ ही अयोध्या को हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर आसपास के जनपद के लोग भी अयोध्या आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूजीसी की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एमफिल प्रोग्राम को बंद कर दिया है। यूजीसी ने अब छात्रों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की चेतावनी दी है, क्योंकि ये अब एक मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय अभी भी एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए नए आवेदनों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इस डिग्री को बंद कर दिया गया है। यूजीसी ने कहा कि ये सूचित किया जाता है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं विनियम 2022 तैयार किया है, जिसे 7 नवंबर 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा कि यूजीसी विनियम 2022 के विनियमन संख्या 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान एमफिल की पेशकश नहीं करेंगे। अब बात खेल महाकुंभ 2.0 की। गुजरात में खेल महाकुंभ 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ 2.0 का उद्घाटन किया।
इस वार्षिक खेल आयोजन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों, कॉलेज के छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों सहित 66 लाख से अधिक लोगों ने मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के लिए पंजीकरण कराया है। खेल महाकुंभ की शुरुआत वर्ष 2010 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस वार्षिक आयोजन ने गुजरात में खेल संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2010 में इसके पहले आयोजन में 16.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चरैवेतीना मूळ सिद्धांत पर चालनारा आपणा यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीना एक स्वप्नए बदली नाख्यो एक युग। एक विचारे जन्म आप्यो क्रांतिने અને એમના વિશ્વાસે સર કર્યા સફળતાના શિખર। 2010માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરાવી હતી અને તેમની એ દૂરંદેશીની જ દેન છે કે આજે ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રે અગ્રેસર બન્યું છે। 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और आज मैं कह सकता हूं, जिस सपने का बीज मैंने बोया था आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। अपडेट एट 10 में अब बात आर्थिक जगत की। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन देन हो सकेगा। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बुधवार को इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया गया था। ड्राफ्ट पर बैंकों, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और बाकी इच्छुक पार्टियों से प्रतिक्रियाएं मंगाई गई थीं। कल आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी कर भी दिए और ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो जाएगा। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक ट्रेजरी बिल को छोड़कर केंद्र सरकार जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है उसका कर्ज के रूप में लेन देन हो सकेगा। आरबीआई का ये कदम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने और सही वैल्यू निकालने के उद्देश्य से आया है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रखर वक्ता अरुण जेटली जी की जयंती है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें याद करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रखर वक्ता अरुण जेटली जी एक कुशल राजनेता थे जिन्होंने देश हित और जन कल्याण की दिशा में अपने ज्ञान, अनुभव और क्षमताओं से सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। उनका कृतित्व सदैव हमारा मार्गदर्शन करेगा। अपडेट एट 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते बात करते हैं हाल ही में कुछ बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री आवास के दौरे की। हाल ही में कुछ बच्चों ने प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर दौरा किया था। बच्चों ने जिज्ञासापूर्वक वहां अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने उनके अनुभव से जुड़ा एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बच्चों के शानदार अनुभव और प्रधानमंत्री आवास की झलक के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। Visited PM House of Zengi. So my team will show you. How does it feel?
a Prime Minister after receiving this office? I want to become the Prime Minister. You would have seen photos of the Prime Minister working from here. Oh, yes. This is where the Prime Minister sits, and this is where he holds most of the important meetings. So what is this? This is the mic. This is it. You can see. Now with me. This is the cabinet room. You can see all the names of ministers. Everybody was suddenly very happy, and it was a great opportunity, and I hope there are many opportunities ahead like this. We were all very excited for this one because we've never had like this opportunity before, and I would like to thank you, especially the Prime Minister Modi.